बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। और हमारी वो गठजोड़ हो गया और अब इन्होंने वादा किया कि ये मुझे बाहर नहीं करेंगे प्रोग्राम से, तो लिहाजा आज मैं जरा कंफर्टेबल होकर बात करूंगा। हमारे साथ जी आज एक ऐसे साहब हैं मौजूद, गुरु हैं, मेंटोर हैं, उस्ताद हैं और आप ये समझें कि ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने खैरपुर के खिलाफ 36 रन देके 6 खिलाड़ियों को आउट किया और फिर नंबर 10 पे बैटिंग करते हुए 61-62 में कराची के अगेंस्ट 68 नॉट आउट किया। 17 फर्स्ट क्लास मैच खेले। जब कराची की टीम सिंध की टीम खत्म हुई तो हैदराबाद की कप्तानी की और फिर मास्टर्स किया इन्होंने और उसके बाद ये चले गए इंग्लैंड और फिर ये गोरे हो गए। Then he started talking with John Allens and Jim Swansons and वो इनके कंपेनियंस बने जी। एन इंस्टीट्यूशन जो आप कहेंगे, लॉ टू हिमसेल्फ। कमर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और इट्स रियली ऑनर कमर भाई कि आप हमारे साथ हैं और अभी भी आप अंडर 19 लग रहे हैं, आप खेल सकते हैं वैसे। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। अरे राशिद वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा कमर भाई, आज हमने वो वाली कहानी नहीं सुननी ये। अच्छा मैं लोगों को ये भी बता दूं कि इट वाज 2014 अगेंस्ट श्रीलंका, जब जॉन वुडकॉक और ऋषि बैनू के बाद कमर अहमद बिकेम द थर्ड पर्सन एवर इन द वर्ल्ड जिन्होंने 400 टेस्ट मैच कवर किए एज ए जर्नलिस्ट। और 2014 में मुझे ये याद है कि तब तक 732 वनडे इंटरनेशनल कवर कर चुके थे, अब तकरीबन 900 हो गए होंगे। 738 हो गए और बाद में 10 वर्ल्ड कप। ये कमर भाई 11वां कौन सा मिस हुआ था वर्ल्ड कप? 10 तो कर लिए, वर्ल्ड कप कौन सा मिस हुआ? देखिए 12 टेस्ट वर्ल्ड कप हुए हैं ना। 11 हुए ना बॉस। 12 हो गए डॉग, क्या हो गया? अरे 75, 79, 83, 87, 92, 96, 12 टेस्ट, 12 वर्ल्ड कप, 99, 2003, 2011। हाँ जी 12। हाँ। तो मैंने 9 कवर किए उसमें से। ओहो 3 मिस हो गए। ये कौन से थे सर जो मिस हो गए कमर भाई? जब मैंने वनडे क्रिकेट की कवरेज छोड़ दी तो वो फिर मैंने ये 2007 में वेस्ट इंडीज में मैंने मिस कर दिया, 2011 का मिस कर दिया, 2015 का मिस कर दिया। अच्छा मेरा पहला वर्ल्ड कप जो था वो 1975 में था जब वेस्ट इंडीज जीती। और उस मेरा जो आखिरी वर्ल्ड कप था वो 2003 में जनूबी अफ्रीका में था। और नहीं, उसके बाद 2019 में मिल तो रहे थे लॉर्ड्स में। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरा आखिरी जो वर्ल्ड कप था 2003 में था। तो मैंने जब वो 2007, 2011, 2015 का वर्ल्ड कप कवर नहीं किया तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप 2019 का मेरे घर में था, यानी विलायत में, लंदन में, जहाँ मैं 50 साल रहा हूँ और जहाँ मैं अपना कैरियर सहाफत और ब्रॉडकास्टिंग में बनाया। बड़ी मुश्किल में स्ट्रगल करके कि मैं 5 पाउंड लेके यहाँ से गया था। किसी पाकिस्तानी को 5 पाउंड से ज्यादा लेकर जाने की इजाजत नहीं थी इस मुल्क से जब मैं गया था 1964 में। राइट। हाँ, पासपोर्ट पे स्टेट बैंक ठप्पा लगा देता था कि आपको 5 पाउंड दिए गए। उस जमाने में ये करेंसी एक्सचेंज वगैरह नहीं थी। उस पर कमर भाई रेट क्या था? वो 12 रुपए का 1 पाउंड था और 1787 रुपए का PIA का टिकट लेकर मैं विलायत गया था। ओ क्या बात है। तो आप समझ लें कि वो जमाना और ये जमाना। डॉग पहला सवाल मैं करूंगा। आप करें कमर भाई, जैसे आपने स्ट्रगल की बात की, आपने स्ट्रगल की होगी किस तरह से यहाँ से क्रिकेट को छोड़ के फिर उसके बाद इंग्लैंड में मूव हो जाना, और वहां पे भी स्ट्रगल की होगी। अपनी सहाफत, क्रिकेट और सहाफत की थोड़ी सी रुदात सुनाइएगा प्लीज। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प रुदात यूं है कि मैं जब हम लोग इंडिया से माइग्रेट होके आए थे बिहार से ना, तो जिस इलाके से हम आए थे वहाँ बिहार में क्रिकेट नहीं होती थी। मैंने क्रिकेट कभी देखी भी नहीं थी। तो क्रिकेट मैंने असल में सीखी हैदराबाद सिंध में। स्कूल में मैंने पहली दफा क्रिकेट देखी। अच्छा। और फिर मुझे शौक यूं हुआ कि मुझे स्कूल के कप्तान ने कहा कि आपको क्रिकेट आती है? मैंने कहा नहीं, मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ। तो उसने कहा कि क्रिकेट तो थोड़ी बहुत तो आती होगी। मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत खेल लेता हूँ, हालांकि जिंदगी में कभी नहीं खेला था। तो मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिकेट में यूं बढ़ गई
तो जब उसने मुझे बैटिंग करने को कहा तो जो फास्ट बॉलर स्कूल का गेंद कर रहा था मुझे, तो मुझे हैरत ये हुई कि ये गेंद गिरने के बाद ये मूव क्यों हो जाती है, कभी अंदर आ जाती है कभी बाहर आ जाती है। तो इसमें मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई बॉलर बनने की। तो मैं जब जाता था घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो टेनिस की बॉल से इलेक्ट्रिक के पोल पे, एक पोल से दूसरे पोल पे गेंद करता था कि स्ट्रेट गेंद कर सकूं मैं। तो एक दिन जो मेरे स्कूल के कप्तान ने कहा कि आप खेलेंगे मैच में, हमारा एक प्लेयर शॉर्ट है लड़का। मैंने कहा मैं बॉलिंग करता हूँ, मैं बैटिंग नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं स्ट्रेट गेंद फेंकने लगा था। अच्छा उसने मुझे मैच में खिला दिया और मैंने उनको मैच जितवा दिया, 4 विकेट ले गया मैं। अच्छा। तो हाँ, तो जब मैंने मैट्रिक पास किया 54 में, तो आई वाज क्वाइट अ रीजनेबल क्रिकेटर। तो फिर कॉलेज में जाते ही मुझे 1954 में मैंने मैट्रिक पास किया था। तो उस वक्त मेरे साथ जो लड़का था उसका नाम था अतात हुसैन, वो दूसरे स्कूल का था। और हम दोनों इतने एज ए स्पिनर और वो एज ए फास्ट बॉलर फेमस हो गए कि उसको इंडिया के खिलाफ जब खिलाया तो उसके 2 बाउंसर पड़े दतू फटकर के हाथ पे, अब हाथ टूट गया उसका। अच्छा। अगर आप लोगों, हाँ, वो 19 मैं 12th मैन था 1955 के 3 डे मैच में। तो डॉक्टर को याद होगा हैदराबाद में, कुछ ना कुछ। तो वो उसके तो हाथ टूट गया फटकर का, जिसने ब्रैडमैन को एक जमाने में 48 में बोल्ड किया था ऑस्ट्रेलिया में। तो वो 2 टेस्ट नहीं खेल सका मनकट की कप्तानी में। तो बाय द टाइम 1955 में पहला इंटर यूनिवर्सिटी मैच में खेला पंजाब के खिलाफ, पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। एसएफ रहमान कैप्टन थे उस जमाने, पहली दफा जावेद बर्की इंटरवर्सिटी का मैच खेले थे मेरे जमाने में, वो मेरी एज के थे तकरीबन। और उसके बाद एक क्लब थी हैदराबाद में, फ्रेंड्स क्लब, और मैं खेलता था जामोट क्लब से। तो वो मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खिलाते नहीं थे, कहते थे हमारी क्लब ज्वाइन कर लो। तो जब मैंने उनकी क्लब ज्वाइन की तो उन्होंने मेरे काजिम ट्रॉफी में डेब्यू करा दिया मेरा। तो उस डेब्यू पे मेरा पहला कैच जो था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो हनीफ मोहम्मद का था। अच्छा। फर्स्ट कैच दैट आई टुक। डॉग और ये तो कमर भाई एक मिनट कमर बैठ भाई, जाए, डॉक्टर कमर भाई साहब आपने ये तो 5 घंटे का नहीं सर, प्रोग्राम हो राकेश जाएगा। आप बैठ जाए। नहीं, कमर भाई ने दुखती रग पे हाथ रख डॉग ये दिया तो है। आपने ये कहा कि आप जम्मू, हाँ डॉग ये तो जी, 5 घंटे का शो हो जाएगा। आप नहीं पूरी नहीं रात ठहर मुझसे जाए। बात करते रहेंगे। नहीं नहीं, आपने ये कहा कि आप रिमोट से खेलते थे तो इसलिए आपको फर्स्ट क्लास नहीं खिलाते थे। आज भी ये यही हो आपने रहा है। बात की 1954-55 की, ये उस तो जमाने ये में भी 2020 में भी ऐसा ही हो रहा है। अरे डॉग, उस जमाने में कमर भाई डिस्क्रिमिनेशन, उस जमाने में डिस्क्रिमिनेशन थी। और जो इंडिया आई तो सिंध का जो मैच अभी था, भी है। नहीं सुने जरा जी, आप, ये बड़ी अच्छी कहानी है। तो उन्होंने कहा ये आप 12th मैन है और आपका ये फास्ट बॉलर खेलेगा इंडिया के खिलाफ अतात हुसैन, और जिसके गेंद पे फटकर के हाथ टूटा। तो मेरे साथ एक साहब खड़े हुए थे, बड़ी हैदराबाद में सर्दी थी रानी बाग में, और वो डफल कोट जो विलायत में लोग पहनते हैं, जिस तरह क्रिकेट के बेल्स की तरह बटन होते हैं, तो वो गर्म कोट पहने हुए थे छोटे से कद के। तो हमारे सिंध क्रिकेट के एसोसिएशन के लोगों ने बोला कि आप तो 12th मैन है, पानी पिलाएंगे, तो आप ऐसा करें, ये नए नए विलायत से आए हैं, ये कमेंटेटर हैं, तो आप एक लिस्ट बना दें खिलाड़ियों की सिंध के और इंडिया के, और जब कोई फील्डिंग करे बॉलिंग करे तो उंगली रख दें उसके नाम पे, तो कमेंट्री करेंगे। और वो आपको बता दूं कमेंटेटर कौन थे, उमर कुरैशी। ओह। Would you believe this? उमर कुरैशी, the legend। That's how I met उमर कुरैशी। अच्छा कमल भाई, वही आप राशिद ने जो बात की कि अगर हम आपकी लाइफ हिस्ट्री में चले गए ना, जी जी तो ये तो गेम ऑन हो जाएगी। जी। मुझे ये बताएं कि आपने, एक लड़का आपके पास आया था इंग्लैंड फ्लैट में, तो वो जरा कहानी जल्दी से सुनाएं कि वो लड़का कौन था। आप जानते भी नहीं थे, आप थे भी नहीं फ्लैट में, और वो आ गया और फ्रिज खोल रहा था। वो क्या हुआ था स्टोरी? वो आजकल पाकिस्तान के वजीर आजम है। और उनका नाम है आप जानते हैं, दुनिया जानती है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ हिज टाइम। हेडली, कपिल देव, बोथम सबका मुकाबला करें तो ही वाज द बेस्ट अमंगस्ट देम, एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, यस। एज ए कैप्टन। या तो वो असल में मेरी मुलाकात, मेरा नहीं, ये बीबीसी स्टोरी के, सुनाए हुआ क्या था? मैं यही बता रहा हूँ आपको, आप सुनते रहे। वो हुआ ये कि अभी पिछले साल नहीं बल्कि इससे पिछले साल जब ये इलेक्शन जीत गए पीटीआई वाले, तो बीबीसी ने इंडिया के टेस्ट में एजबेस्टन में मुझे पकड़ लिया कि हमने आपका इंटरव्यू करना है, इसलिए कि किताबों में ये लिखा हुआ है इमरान के कि वो आपके पास रहते थे, तो हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, ये वाह। प्राइम मिनिस्टर बनना।
तो 3 आदमी ने एक साथ मेरा इंटरव्यू किया। जिम मैक्सवेल ने एबीसी सिडनी से, चरू शर्मा ने दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो से, और एलिसन मिचेल ने बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल की कमेंटेटर। तो उससे लड़की ने मुझसे पहला ही सवाल लाइव ये किया कि ये बताएं कि फेस टू फेस आप इमरान खान के साथ कब आए। मैंने कहा भाई 1971 में मैंने उनकी जो डेब्यू देखा वेस्टर्न पे, तो वो गेंद सही सीधी नहीं कर पा रहे थे, तो उनको तखा वाले ने हटा दिया अटैक पे से। उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेले, वो बुस्टर ग्रामर स्कूल चले गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, मैं कभी जिंदगी में उनसे नहीं मिला। लेकिन 1976 में मैं आधे समर में हॉलैंड में कोच बन गया क्रिकेट क्लब का। तो एक वीकेंड पे मुझे काम था लंदन में। मैं जब आया तो अपने बिस्तर पे मैं रेस्ट कर रहा था अपने घर में शेफर्ड बुश में, तो किसी ने मेरा फ्लैट खोला। मुझे आहट हुई कि हो सकता है मेरा खालिद, ये दोस्त लाहौर का जिसको मैं देख कर गया हूँ फ्लैट देखभाल करने के लिए, वो खालिद होगा। मैं उठा तो इमरान खान, मैंने देखा कि मेरे किचन में तो इमरान खान खड़ा है और फ्रिज से बोतल दूध की निकाल के बोतल से दूध पी रहा है। तो मैंने कहा अरे इमरान, तो उसने कहा आप तो कमर भाई है, तो आप कैसे आ गए, आप तो हॉलैंड में कोचिंग कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं वीकेंड पे आया हूँ। और कहने लगा आई एम सॉरी, मैं आपके बगैर इजाजत के आपके घर में रहता हूँ, आपकी चाबी दी हुई है, आपके दोस्त है। मैंने कहा यू आर वेलकम, यू कम एनी टाइम यू वांट टू, बिकॉज मैं तो अभी मंडे को चला जाऊंगा रॉटरडैम। That's how I first met him. That was the young boy. ओके अच्छा, अब कमर भाई जरा मैं एक चुपता हुआ सवाल करूंगा। न्यूजीलैंड में आप कमेंट्री कर रहे थे, आपको फोन क्यों आते थे ग्राउंड में कहीं से? हो ये तो आपने बड़े अच्छा सवाल कर दिया मुझसे। नुमान, ये ख्याल में डॉग मैंने आपको ये कहानियां सुनाई हुई हैं, सब सुनी हुई है, लोगों को सुनाना चाह रहे हैं, लोगों को सुनाए। मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। ये तो बड़ा अच्छा मौका है मेरे लिए कि राशिद लतीफ भी यहाँ बैठा हुआ है जो कि इस प्रोजेक्ट में काफी मेहनत की हुई है। और असल में चक्कर ये था नुमान कि मैं क्योंकि बीबीसी का मैं रिपोर्टर था, हिंदी उर्दू अंग्रेजी सर्विस का और टाइम्स और गार्डियन अखबार का। तो मैंने, आपको तजुब ये होगा कि 50 साल जो मैं विलायत में रहा और मैंने किसी की नौकरी नहीं की, और आई वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रीलांस रिपोर्टर ब्रॉडकास्ट। बीबीसी ने दो तीन दफे, आप मेरी किताब जब पढ़ेंगे फार मोर देन ए गेम, मेरी ऑटोबायोग्राफी, इसमें सब लिखा हुआ है पहले। और कि जब भी मुझे जॉब ऑफर करती थी बीबीसी, मैं उनको मना कर देता था या अखबार वाले, इसलिए कि मुझे पूरी दुनिया से जॉब मिलती थी, इसलिए कि आई स्पेशलाइज इन द गेम, माय बैकग्राउंड वाज क्रिकेट एज ए प्लेयर। तो मैंने सहाफत जब पढ़ी तो आपको पता है कि गोरे जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से सहाफत में अंग्रेजी जबान के लोग घुसने देते। वो बड़ा लकी था और बड़ी स्ट्रगल की, आपको अंदाजा नहीं है। मैंने शुरू में इसलिए आपको कहा कि मैं 5 पाउंड लेके गया था, तो मेरे कोई रोजी का जरिया नहीं था, तो मैं इधर उधर ऑड जॉब्स करता था ठीक सरवाइव करने के लिए। तो मैं जब इस काबिल हो गया तो मुझे बीबीसी ने एक चांस दिया, उनको जरूरत थी उर्दू हिंदी बोलने वाले की। तो उन्होंने मेरी आवाज टेस्ट की और आवाज टेस्ट करने के बाद देखा कि आपकी रेडियो वॉइस है कि नहीं है, तो उन्होंने मुझे ओके किया। तो ग्राउंड में जब मैं जाने लगा तो अंग्रेज लोग मुझे जर्नलिस्ट पहचानने लगे कि ये बंदा कौन है जो बीबीसी की बूथ में आके दिन में 2-3 दफे बोलता है। तो आस्ते आस्ते जब लोगों को पता पड़ा कि इसका तो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, तो क्रिकेट का खिलाड़ी है, दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू ब्रिटिश जर्नलिज्म। ओके, ठीक हो गया। हाँ, तो अब ये बात जो आपने मुझसे सवाल किया, बड़ा अच्छा और ट्रिकी सवाल है, दुनिया को जानना चाहिए कि मैं दुनिया के जिस कॉर्नर में जाता था, दुनिया का मोस्ट ट्रेवल्ड आदमी था मैं सहाफत में। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल नहीं करता था, मैं दुनिया की हर टीम के साथ असाइनमेंट जिसका साथ मेरा होता था। तो अब ये बीबीसी के जो लिस्टर्स होते हैं हिंदी उर्दू सर्विस के या अंग्रेजी सर्विस के, दुनिया में आजकल तो इतना वो पॉपुलैरिटी सैटेलाइट टेलीविजन की वजह से टेलीविजन की हो गई है, वरना तो लोग बीबीसी सुना करते थे शाम जी। तो लोग आपकी आवाज से मानूस हो जाते थे। तो जो ये फोन करने वाले जो आप बता रहे हैं ये सट्टेबाज थे बिल्कुल। ये जब इनको पता पड़ता था कि कमर भाई सिडनी में है, ऑकलैंड में है और वहाँ फला जगह है, श्रीलंका में है, वेस्ट इंडीज के फला आइलैंड में है, तो ये मुझे कांटेक्ट करते थे। अब आप पूछेंगे कांटेक्ट कैसे करते थे, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ कि मुझे कैसे पता पड़ा कि मैं ऑकलैंड में, चूंकि 1989 से टेलीविजन न्यूजीलैंड का कमेंटेटर था, कोई भी टीम वहां जाए तो मैं टाइम्स अखबार और बीबीसी की तरफ से जाता था।
तो एक दिन मैं जब 15 मिनट की कमेंट्री करके, और मैं उस वक्त डेली टेलीग्राफ की रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैं प्रेस बॉक्स में जाने लगा ऑकलैंड के ग्राउंड में। तो स्कोरर ने मुझे खिड़की खोल के कमेंट्री बॉक्स की, मैं हेनरी ब्लोफेल, ग्लेन टर्नर, जॉन मॉरिसन, ग्रैंड निस्बत सब कमेंटेटर थे। उसने आवाज दी, मिस्टर अहमद देयर इज अ टेलीफोन कॉल। तो मैं जब आया तो आवाज आई टेलीफोन के अदर लाइन से, लैंडलाइन के, आप कमर साहब बोलते हो? मैंने कहा भाई मैं कमर बोलता हूँ। तो कहने लगा सर मेरे को हेल्प चाहिए, वरना मेरे को तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर आप मेरी हेल्प नहीं करो। तो मैं कहानियां तो बहुत सुनी हुई थी। मैंने कहा आप कौन है, सट्टेबाज है? बोला सर मैं स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ सर, बम्बई। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आप सट्टा उट्टा खेलते हैं? तो कहने लगा जी सर वो। मैंने कहा आप, मैं सबसे पहले, इससे पहले कि आप मुझसे बात करें, आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला है इस कमेंट्री बॉक्स का। उसने कहा सी आप बीबीसी के आदमी हैं, अभी आधे घंटे पहले आपको हमने टीवी पे भी देखा है यहाँ आपका इंटरव्यू। तो हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं टेलीफोन ऑपरेटर को गवर्नमेंट के, और वो लोग दुनिया में जिसका फोन नंबर मालूम करना था है, तो उन्होंने ऑकलैंड के टेलीफोन ऑपरेटर को रिंग करके आपका नंबर ले लिया है कमेंट्री बॉक्स का। तो मैंने कहा आप चाहते क्या है? बोला सर वो मैं उस वक्त इंडिया के साथ टूर कर रहा था, टू टेल यू द ट्रुथ। तो साहब फला फला जो खिलाड़ी है ना, उसको आप मेरा मैसेज दे दो, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने कहा भाई वो मेरी बात ये है कि वो खिलाड़ी का नाम तो बताया मुझे आप। उसने नाम बता दिया। जब नाम उसने बताया तो मैंने उसको कहा कि देखे वो खिलाड़ी सेकंड स्लिप में खड़ा हुआ है, अगर वो बैटिंग कर रहा हो तो मैं जाके कुछ कह दूं उसको। कहने लगा साहब दुनिया में जहां जितने पैसे चाहो ले लो, लेकिन मेरी जान बचा लो, आप उसको मैसेज किसी तरह से दे दो आप। मैंने कहा कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वो सेकंड स्लिप में खड़ा है। तो कहने लगा कि सर ये बहुत आसान काम है, वो तो ऑकलैंड का एडन पार्क छोटा सा ग्राउंड है, जब ओवर होने लगे ना तो आप बाउंड्री लाइन पे जाके उसको बुला के बोल दो कि ये मैसेज है। तो मैंने कहा भाई मैसेज क्या है? बोला मैसेज ये है कि जो सुबह तय हुआ सब खत्म है, वरना सर मैं मारा जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि मुझे सारा क्राउड जानता है, सारे कैमरामैन जानते हैं, और जब मैं बाउंड्री लाइन पे जाऊंगा किसी उसको मैसेज देने तो पूरा कैमरा मुझ पे होगा और मेरी जॉब खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं आपका मैसेज नहीं दे सकता। तो उसने कहा सर मेरी जान बचा लो। अब मैं उर्दू में बात कर रहा था, वो हिंदी, अपना हिंदी जबान। तो वो जो ग्लेन टर्नर, हेनरी ब्लोफेल्ड, ये सारे जो कमेंट्री कर रहे थे वो देख रहे थे कमर के चेहरा ऊपर नीचे, उसका मूड चेंज हो रहा है। जैसे ही मैंने कहा देखिए आपका नाम क्या है? बोला नाम नहीं बोलूंगा सर, जब आप उसको बताओगे उस खिलाड़ी को तो उसको पता है मेरा नाम। तो मैंने कहा आइंदा आप मुझे फोन नहीं करना प्लीज। और मैंने फोन जब बैंक किया तो कमेंटेटर जो थे गोरे, उन्होंने कहा कि यू लुकिंग वेरी एंग्री एंड अपसेट, व्हाट इज द मैटर विद यू? मैंने उनको कहा कि अभी मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो खिलाड़ी कौन है जिसका तुम हमें नाम बताओ। हमने कहा कि दिस विल डाई विथ मी, आई विल नॉट टेल यू द नेम, I will not disclose the name. This is unethical, or I am not going to disclose it. But this is what is just happened to me. तो मैं ये कह के निकला। शाम को भारत का कप्तान अजहरुद्दीन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा है, मैं खड़ा हुआ हूँ। तो जिसको आदमी को मैंने मैसेज देना था राशिद, वो ड्रेसिंग रूम से निकला तो उसको मैंने इशारा किया उस इंडियन को। मैंने कहा यार बात सुनो, आई एम सॉरी, सुबह तुम्हारा एक मैसेज था मैं तुमको दे नहीं पाया हूँ, और तुम तो स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। अब एक सोचे कि एक बीबीसी का रिपोर्टर एक सट्टेबाज की बात कर रहा है एक खिलाड़ी से, उसकी तो हवा निकल गई खिलाड़ी। अरे इसको पता पड़ गया कमर भाई को, और वो कह सर उसका नाम। मैंने कहा नहीं, वो बता रहा था आप नाम जानते हैं उसका। तो वो और भी एकदम से अबाउट टर्न हुआ और अंदर डर के मुझसे भाग गया वो। अच्छा। एंड that name I cannot take because the name will हाँ, die अब इधर ना लीजिएगा, वैसे मैं पूछ लूंगा आपसे। नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, चूंकि बिलाद का सहाफत पढ़ा हुआ आदमी, मैं इस तरह का काम नहीं करता। चलो कमर भाई थोड़ा शिफ्ट करते हैं, क्रिकेट की तरफ आते हैं। पाकिस्तानी, आपने तमाम कैप्टन को देखा होगा, उनको कप्तानी करते हुए देखा होगा, अभी के नहीं, 80 से जावेद भाई, इमरान खान, और उससे पहले इंतखाब आलम, मुश्ताक मोहम्मद, वसीम बारी, जहीर अब्बास, उससे पहले जावेद बरकी, माजिद, और भी लोग होंगे।
तो आपको इनमें, हनीफ अंकल, इनमें कौन सा कप्तान लगा लीडरशिप क्वालिटी हो और जिसने फ्यूचर का देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट का? देखो राशिद और नुमान, मैं सबसे बोस्ट करता हूँ कि मैं शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को एक्शन में देखा हुआ है। वाह। वाह, कोई खिलाड़ी भी बहुत नहीं बड़ी ये बात। क्लेम कर सकता पाकिस्तान का। हाँ जी, बहुत खिलाड़ी बड़ी बात। खेलेगा 5 साल 10 साल 15 साल रिटायर हो जाएगा। या ठीक है, मैं 50s में इनके खिलाफ खेला हूँ। या मैंने 1951 का अनऑफिशियल टेस्ट एक दिन देखा है जिस दिन कारदार 50 बनाए और हनीफ मोहम्मद ने 64 बनाया और वो अनऑफिशियल टेस्ट जीत गया एमसीसी के खिलाफ 51 में। आई वाज ए कराची स्कूल खाना। बॉय। मेरा प्रिविलेज ये है कि 50s और 60s में अर्लीस्ट मैं इनके खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ सबके साथ। और उसके बाद मैं रिपोर्टर बन गया, जर्नलिस्ट बन गया, तो मैंने सारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इन एक्शन, इंक्लूडिंग मियां मोहम्मद सईद, अच्छा। यावर सईद के वालिद जो अनऑफिशियल कैप्टन थे। अब आपने कप्तानी की बात की है ना, हम्म। तो मैंने दुनिया के सारे कप्तान पिछले 60 साल में देखे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और उनको पर्सनली जानता भी था सब लोग, इंक्लूडिंग हफीज कारदार साहब जी। और इंक्लूडिंग लेन हटन से लेकर के टेड डेक्सटर से लेकर आप जिसका नाम ठीक ले, बॉबी सिम्पसन, और ठीक। सबसे पहले दुनिया के बड़े बड़े कप्तानों से मिला हुआ, रिची बेनो, इयन चैपल, डॉन ब्रैडमैन, सबसे। लेकिन पाकिस्तान की आप कप्तानी की जो बात करते हैं ना, तो मेरी नजर में 2-3 ऐसे आदमी हैं जो टैक्टिकल ब्रेन जिनका था कप्तानी करने। कप्तान तो पाकिस्तान के बहुत सारे हो गए हैं। अब या लोग कहते हैं जी कि मिसबाह-उल हक सबसे कामयाब कैप्टन थे पाकिस्तान के। ऑफ कोर्स ही वाज। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिसने अपनी आंखों से आई विटनेस चीजों को देखा हुआ हो, लोगों को देखा हुआ हो, उनके मूवमेंट्स को देखा हुआ हो, उनके टैक्टिक्स और उनके उनकी साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को देखा हुआ हो कप्तानी करते हुए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो बेस्ट कैप्टन मैं समझता हूं एज ए जर्नलिस्ट, वो एक हफीज कारदार थे। हालांकि ही वाज एन एवरेज प्लेयर, वेरी एवरेज प्लेयर, बट ही वाज एजुकेटेड, ही प्लेड काउंटी क्रिकेट, ही प्लेड वन टेस्ट फॉर इंडिया, और ही न्यू ही क्रिकेट, और ही वाज वेरी टैक्टिकल, ही हैड टैक्टिकल ब्रेन। और उनके उनके साथ तो मैं जिस आदमी को सबसे ज्यादा कंपैरिजन करता हूं और वैल्यू करता हूं एज ए कैप्टन, वो मैं समझता हूं कि वो मुश्ताक मोहम्मद था। यस। ओके, जबरदस्त। मेरे मुश्ताक ख्याल से मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मद। मुश्ताक मोहम्मद जी जी, मेरा भी यही आइडिया टैक्टिकल। था। देखो राशिद, कप्तानी ये नहीं होती कि आप टेस्ट मैच जीत जाए या कोई मैच जीत जाए। कप्तानी ये नहीं होती है कि आप अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल में रखें। कप्तानी ये होती है कि आपका रोब दबदबा भी हो, और एंड मौके पे जिस वक्त सिचुएशन डिमांड करती है उस वक्त आप टैक्टिकल मूव्स आपके सही हो, ठीक। ताकि गेम का पासा पलट जाए। मैं समझता हूं इस मामले में जब मैंने देखा हनीफ कारदार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1956 के टेस्ट में नेशनल स्टेडियम में, मैंने 1955 का टेस्ट भी देखा पहाड़ी पे बैठ के नेशनल स्टेडियम पे। उस पर स्टैंड वगैरह नहीं थे नेशनल स्टेडियम में। वो स्टेडियम कफीलुद्दीन साहब, एक बंगाली चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने बनाया था। वो वो बोर्ड के बीसीसीपी के ट्रेजरर भी कफीलुद्दीन अहमद साहब रहे थे। मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि उनका नाम जो मेन गेट पे बारादरी पे लगा हुआ था वो निकाल के रेनोवेशन के वक्त फेंक दिया गया। आज तक उनका नाम नहीं लगाया। अच्छा। 3.5 महीने में नेशनल स्टेडियम उन्होंने बना के खड़ा कर दिया। और मेरे ख्याल में समझता हूँ कि उनकी खिदमत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने वकार हसन, हनीफ मोहम्मद को 150 रुपए पे सिनेमा इंस्पेक्टर की जॉब दी हुई थी पीडब्ल्यूडी में क्रिकेट खेलने, उस बंगाली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने, और उसका नामो निशान नेशनल स्टेडियम से मिटा दिया। ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारदार की कप्तानी जो मैंने देखी, फजल को यूज करते हुए, फजल महमूद जैसे ग्रेट बॉलर को, खान मोहम्मद को, महमूद हुसैन को, या जो भी लोग थे उस जमाने के, और बाद में मुश्ताक मोहम्मद ने मेरे खिलाफ डेब्यू किया था काज़म ट्रॉफी में। आई टुक हिज विकेट, And he took your wicket, by the way. he took my wicket, I took his wicket. Yes. और मैंने सादिक मोहम्मद को भी डेब्यू पे उसके आउट किया हुआ था, उसके डेब्यू पे। और मैं फजल के खिलाफ भी एक इनिंग खेला। द ओनली फर्स्ट क्लास गेम आई प्लेड, आई मेड 26 अगेंस्ट फजल्स बॉलिंग। और मैं जब 2-3 दफे उसके लेग कटर में बीट हुआ, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा विशेष लेग कटर बॉलर कभी मैंने देखा नहीं जिंदगी में अपने।
तो हनीफ मोहम्मद नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और उन्होंने कहा कि तुम मेरे फुटवर्क को देखो, जब तुम सरवाइव करोगे, वरना तुम अगर फॉरवर्ड खेलोगे इस लेग कटर में तो 2 सेकंड में कॉट बिहाइंड हो जाओगे। तो I watched Hanif Mohammed from non-striker end and I made 26 in 1 hour. I faced Fazal, the only one and only time. But what I want to say कि ना हनीफ मोहम्मद इतने बड़े कप्तान थे, ना फजल महमूद और ना इम्तियाज अहमद। कारदार और मुश्ताक मोहम्मद को हमेशा मैं प्लेस करता हूँ। सक्सेसफुल कैप्टन इमरान खान, yes. जावेद मियांदाद had a tactical brain, but he lacked lot of things. यानी वो प्लेयर्स उनके काबू में नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली। और जब प्लेयर्स कप्तान के काबू में ना हो और उसकी बात ना सुनते हो या उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो फिर वो कप्तान नहीं रहता। आप देखिए माइक ब्रैडले ने जिंदगी में कभी सेंचुरी नहीं बनाई टेस्ट क्रिकेट में, but he was considered to be one of the greatest captain of England. तो ये कप्तान की बात जो आपको मैंने आपको बताया। तो मुश्ताक भाई का आपको क्या था कि स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली पर्सनालिटी? देखिए the only Pakistan player to make a double century and in a test match and take 5 wickets. ठीक है। उसके अलावा if he was not a good batsman he would have been as good a bowler. ठीक, मैं समझता हूँ he was a very fine bowler. और चूंकि वो बैटिंग में एक्सेल करता था तो वो ज्यादा बॉलिंग नहीं कर सकता था, उस कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ या भारत के खिलाफ 1978 के टेस्ट सीरीज में, अगर आपको याद हो आप लोगों को कि जब 18 साल बाद टीम यहाँ पर आई थी, तो मैन ऑफ टैक्टिकल ब्रेन जो क्रिकेट को पूरी तरह समझता हो। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद फैमिली में हनीफ भाई क्रिकेट को बहुत समझते थे और मुश्ताक मोहम्मद, ये दोनों क्रिकेटिंग ब्रेन्स थे, लेकिन कप्तान मुश्ताक बहुत अच्छा था। कमर भाई, क्या ये बात ठीक है कि मुश्ताक मोहम्मद ने बॉलिंग इंतखाब आलम साहब की वजह से छोड़ी थी कि उनको मौका मिल जाए? दूसरा ये कप्तानी 77 में सिडनी टेस्ट और 79 में मेलबर्न टेस्ट, बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच जीतना, टोटल हम 4 मैच जीते हुए ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वजह भी है कि उनकी कप्तानी। फिर कार्टर यूनाइटेड में एज ए कोच गए 97-98 में, वो जीते, और उसके बाद वर्ल्ड कप 99 में थे। उनकी खिदमात को हमने हासिल नहीं किया, हमने लिया नहीं पूरा, क्योंकि वो दुनिया के चंद बड़े ब्रेन में थे। क्योंकि जावेद भाई का फेवरेट कैप्टन और प्लेयर जिनको कॉपी किया जावेद भाई ने, वो मुश्ताक मोहम्मद थे। देखिए राशिद वेस्ट इंडीज में भी टेस्ट जितवाया उन्होंने, मुश्ताक मोहम्मद, अगर आपको याद हो 1976 के सीरीज 100 भी किया और पंजाबी लगाया। जी, और परफॉर्म भी किया, ठीक है ना, परफॉर्म भी किया। तो परफॉर्म भी किया। बात दरअसल ये है कि अभी राशिद ने जो बात की है ना, कि देखिए खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट और इज्जत और लोग सराहते उस सिस्टम में है जहां पर सिस्टम होता है। अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में चीजें सिस्टमेटिक ना हो, डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट या हायरिंग और फायरिंग ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स। चंद्र पॉल खेला था, छोटा सा बच्चा खेला था, वो उसका पहला मैच था शायद, 3 डे मैच ग्रेनेडा में, ग्रेनेडा आइलैंड में। बताएं जरा वो डिटेल, मुझे याद शायद ना हो। चंद्र पॉल आया था, आते ही था तो उसने यस जमीर भाई कैप्टन थे, वकार को बोला आराम से बॉल करना, बच्चा है ये। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल याद आ गया। वो गयाना का लड़का था चंद्र पॉल जी, और वो एक मछेरे का बच्चा था, मछेरे का बेटा। अच्छा हाँ, और वो आपको पता है फिर वो एक हिस्टोरिक बैट्समैन बन गया वेस्ट इंडीज का। लेकिन जब मैं 1988 के दौरे में इमरान खान की कप्तानी में, जब इमरान खान को रिटायरमेंट से वापस आए, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक 88 में जब वो वापस आए अपील करने के बाद ज़ियाउल हक के, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के, और कप्तान बन के वेस्ट इंडीज गए, तो सेंट लूसिया में एक लड़का खेलने आया, राशिद, वो लड़का जो था वो बाद में दुनिया का रिकॉर्ड होल्डर बन गया, बैट्समैन ब्रायन लारा। क्या बात है। अच्छा, ये जो कमर भाई, बिफोर वी कंक्लूड, ये शिव नारायण चंद्र पॉल का एक और रिकॉर्ड हो गया ना कि अपने बेटे के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और दोनों ने 100 किया।
Doc, as a historian, you know this has happened many times before as well. हाँ, लेकिन ये इसका तो बहुत मजा है ना कि अभी हाँ, recent past में ये शिवसेना तो and मैं Chandrapal समझता हूँ playing कि with them and both scoring 100. it is fantastic to see such thing happen कि आपकी नजरों के और सामने आपका बेटा जवान हो जाए, और या अगर आप हाँ, डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर बन जाए, आप जनरल हैं तो जनरल बन जाए, आप स्प्रिंटर हैं या क्रिकेटर हैं तो वो क्रिकेटर या स्प्रिंटर बन जाए, या तो बड़ी अच्छा लकी चीज कमर है। भाई, ये राशिद एक और चीज एंजॉय करेगा कि काज़ी-आज़म ट्रॉफी का एक मैच हुआ था जिसमें यावर सईद कप्तान थे और यावर सईद कह रहा हूँ, मियां मोहम्मद सईद कप्तान थे, यावर सईद नया गेंद कर रहे थे, फजल महमूद उनके सन इन लॉ थे और भावलपुर की टीम में वो दो ब्रदर्स थे, असगर अली और उनका भाई। तो ये पूरा फैमिली मैच ही हो गया था जी फर्स्ट जी, मैच ये तो में। देखे ना, इस पे तो किताबें लिखी गई हैं डॉक। ये फैमिली हाँ जी। ये जो अच्छा कमर भाई, जाते जाते बताएं कि बेस्ट एवर बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान, बेस्ट एवर बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, कमर अहमद ने क्या देखा, क्योंकि आपने सारी क्रिकेट देखी है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ डॉक ऑप्शन दे ये ना, सवाल 3-4 बड़ा के ऑप्शन दे। वो देखो, हर एक राशिद हर एक के अपना चॉइस होता है। जी जी जी। अगर आप 100 आदमियों से खड़े होकर सड़क पर लिस्ट लिखवाएं कि आपकी बेस्ट टीम पाकिस्तान की कौन सी है, तो वो डिफरेंट होगी हर एक की, है ना। ठीक। लेकिन मैं एज ए सहाफी, एज ए जर्नलिस्ट, चूंकि सबको देखा हुआ है, तो ये सवालात मुझसे दुनिया में हर लोग करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली, टेम्परामेंटली, कंसंट्रेशन वाइज, फुटवर्क वाइज, आई थिंक द बेस्ट पाकिस्तान बैट्समैन वाज हनीफ मोहम्मद। ओके डन, ठीक। Okay, the most graceful, the most stylish जेड batsman भाई, that I watched in my life in the last 50 years was Zahir Abbas. जेड भाई ठीक हो गया। मैंने ग्रेग चैपल को देखा, मार्क वॉ को देखा, अजहरुद्दीन को देखा, वीवी लक्ष्मण को देखा, इन सारे बड़े बड़े, डेविड गावर, गारफील्ड सोबर्स को देखा। मैं समझता हूँ नील हार्वे को देखा। मैं समझता हूँ कि जेड इज अबव देम एज फार एज एलिगेंस वाज कंसर्न। डन। पाकिस्तान का मोस्ट इंटिमिडेटिंग बैट्समैन, बॉलरों को चैलेंज करने वाला, बॉलरों को डरा देने वाला, वो जावेद मियांदाद। क्लास, ठीक हो गया, डन। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। कर्टली एम्ब्रोस का मैंने टेस्ट डेब्यू जब कवर किया, और जब इमरान ने ये बयान दे दिया कि मैं जावेद को कप्तान बैट्समैन नहीं मानता, इसलिए कि उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी नहीं बनाई है, तो जावेद मेरे कमरे में आया जॉर्ज टाउन में, और उसने मियांदाद ने कहा कि कमर भाई, ये कप्तान का आपने स्टेटमेंट सुन लिया? मैंने कहा सुन लिया। तो कहता अब आप तमाशा देखना। उसने वनडे में सेंचुरी तो मारी थी, 5 वनडे पाकिस्तान हार गया था और राइट ऑफ हो गया था, और टेस्ट में जब बैटिंग करने आया जावेद मियांदाद, तो कर्टली एम्ब्रोस का टेस्ट डेब्यू था, ठीक। तो वो उसको पता नहीं था एबिलिटी जावेद मियांदाद की। उसने आके उस वक्त बाउंसर पे लिमिटेशंस नहीं थी, तो कर्टली एम्ब्रोस ने एक बाउंसर मारा मियांदाद को, उसने गली के ऊपर से चौका मारा उसको। उस वाले में हेलमेट लगाता नहीं था मियांदाद, तो दूसरा बाउंसर मारा तो लेग साइड पे चौका मारा उसको, कर्टली एम्ब्रोस को। और जब वो बॉलिंग मार्क पे वापस जाने लगा, तो जावेद मियांदाद हाफ पिच पे जाके खड़ा हो गया। ये जस्ट इमेजिन। और वो जब पलटा बॉलिंग करने के लिए, वापस दौड़ने के लिए, उसने देखा मियांदाद तो हाफ पिच पे खड़ा हुआ है, तो उसने इशारा किया, तुम ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग मैन। तो जावेद ने उसको इशारा किया, एक बाउंसर और मारो। उसने तीसरा बाउंसर मारा, तीसरा चौका, और उसने उसको इतना हिला दिया कि वो पागल हो गया, इधर उधर गेंद करने लगा। जावेद ने 100 कर दिया। दो जावेद ने सेंचुरी नेक्स्ट की मैच थी, में बैक टू बैक 2 सेंचुरी। जावेद ने नेक्स्ट मैच में 100 कर दिया। फिर मुझसे जावेद ने कहा, आप जरा आप इमरान खान से पूछिए कि मैं बैट्समैन हूँ और क्या हूँ। अच्छा, और बॉलर्स बताएं कमर भाई। देखिए, बॉलर्स मैंने फजल से लेकर पाकिस्तान के खान मोहम्मद, महमूद हुसैन, सलीम अल्ताफ, आसिफ मसूद, सरफराज नवाज, और फिर वसीम, इमरान, वसीम, वकार, अब्दुल कादिर, सबको मैंने देखा। ठीक है ना। मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी में मैंने रे लिंडबॉल, कीथ मिलर, स्टैथम, ट्रूमन, लिली, होल्डिंग, रॉबर्ट्स, गार्नर मार्शल, थॉमसन, सबको मैंने देखा हुआ है। मेरी देखिए, अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी नजर में दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉलर जो मैंने गेंद करते हुए देखा है, वो वसीम अकरम। डन।
क्या बात है। ठीक है, Agreed. I got to acknowledge my people. सही है। और आप दूसरे तारीफ करें ना करें, मैं समझता हूं कि एंडी रॉबर्ट्स, मार्शल, होल्डिंग रॉबर्ट्स, सबके परफॉर्मेंस देखने के बाद, लिली थॉमसन, स्टैथम, ट्रूमन, मैं समझता हूं कि एक साथ गेंद करने वाले वसीम वकार से बेहतर पेयर ऑफ बॉलर, सक्सेसफुल स्ट्राइक रेट, नंबर ऑफ विकेट्स कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, और हमें फख्र हासिल नहीं। है कि हमने कीपिंग की उसको। Of course, कमर you भाई were one of best the wicket keeper. ये तो बड़ी अच्छी बात you है। were one of the best wicket keepers of Pakistan. कमर भाई मुझे बताएं कि बेस्ट विकेट कीपर आपने इम्तियाज मैं- अहमद देखा, आपने वसीम जी। अपना वसीम बारी देखे, आपने जी। तस्लीम आरिफ देखे, आपने मसूद इकबाल देखे, आपने सारे अशरफ अली देखे, अनिल दलपत, मोइन खान, सलीम यूसुफ, तो ये किधर थे राशिद भाई? देखिए डॉक, आपको पता है कि सबसे पहला पाकिस्तान के ऑफिशियल टेस्ट में विकेट कीपर हनीफ मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। बाद में कारदार ने उनको कह दिया भाई तुम मेन बैट्समैन बन जाओगे, तुम तो ये छोड़ो हाथ, ये प्रेशर और ये तो इम्तियाज भाई कप्तानी वो विकेट कीपिंग करने लगे। अगर आप स्कोर कार्ड उठा के देखें 50s और सवाने का, बोल्ड फजल got Imtiaz, bold Fazal got Imtiaz, bold Fazal because of the leg cutter outswing and all that. Vicious bowler Fazal was fantastic bowler. Bunyati handsome आदमी, one of the most handsome cricketer I've seen on a cricket field. Okay, Keith Miller और Fazal Mahmood. अच्छा, अब विकेट कीपर, इम्तियाज के बाद जो लोग विकेट कीपर आए हैं, इम्तियाज वाज ए सेफ विकेट कीपर, ठीक है ना। लेकिन जो ग्रेटेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान का जो समझा जाता है एज ए विकेट कीपर, वो वसीम बारी था। ठीक, ही मे नॉट बैट लाइक राशिद लतीफ और मोइन खान, ठीक है ना, और इम्तियाज अहमद, बट ही वाज वेरी एक्रोबैटिक, वेरी अजाइल, डाइविंग इन द स्लिप्स, लेग साइड, राइट साइड, स्टंपिंग एंड ऑल दैट। कलेक्शन बहुत अच्छे थे उनके, ठीक है, कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, लगता था दूर से कि विकेट कीपर है, जिस तरह राशिद लतीफ लगता था कि विकेट कीपर है, ठीक है ना। तो मोइन मैं नाराज समझता हो हूं कि जाएगा, मोइन नाराज हो जाएगा। मैं सुन ले आप, अब मेरी बात सुन ले पहले आप। सुनाइए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो बेस्ट विकेट कीपर है, बहुत से हुए हैं, उनमें इम्तियाज, वसीम बारी, मोइन खान, राशिद लतीफ, और लेटली मैं सरफराज अहमद को क्रेडिट दूं कि जिस तरह सरफराज नवाज को लोग ज्यादा एक्नॉलेज नहीं किया करते थे, हालांकि वो ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर, सरफराज नवाज मीडियम पेस बॉलर था, बेहतरीन रिवर्स स्विंग वगैरह का आर्ट उससे लोगों को सिखाया हुआ था, एंड मेरी नजर बहुत अच्छा बॉलर था सरफराज नवाज और आसिफ मसूद, दोनों फास्ट बॉलरों में। उसी तरह मैं समझता हूँ कि लोग रेट नहीं करते हैं सरफराज अहमद को, वेरी सक्सेसफुल जी। आप उसके रिकॉर्ड उठा के देखें, हाँ, उसको खामखा लोग मलाइन करते हैं कि जी ये फलां और ये और वो दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर सिस्टम। जबरदस्त डॉक्टर साहब। चले कमर भाई, टाइम टू गो। मजा आ गया, लवली। वो मैंने कहा ना आपको सालों चाहिए, टाइम गुजर गया। मेरे ख्याल में आपको 5-6 सीरीज 5-6 सीरीज करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ेगी ये कोरोना बिल्कुल करनी पड़ेगी, गेम होने के साथ करनी पड़ेगी राशिद। लेकिन फैक्ट ये है कि जो मैंने एक लफ्ज बोला था ना, वो रस्मन नहीं था। कमर भाई इज एन इंस्टीट्यूशन, अल्लाह इनकी उम्र बहुत लंबी करे। एक दफा फिर इनके टेस्ट मैच की तादाद और ओडीआई की तादाद बता दें लोगों के लिए। और नहीं, जाने से पहले मैं ये कहूँ, ही हैज एन इमोशनल हार्ट। ये जिस तरह मैं बीमार हुआ और जिस तरह ये मेरे साथ खड़े रहे और कंसर्न थे, वो थैंक यू सो वेरी मच कमर भाई, यू हैव रियली बीन अ रोल मॉडल। और कुछ भी नहीं यार, 450 टेस्ट कवर किए, 450 टेस्ट और 732 मैंने वनडे किए हुए थे, इंक्लूडिंग 9 वर्ल्ड कप, लेकिन अब 738 वनडे हैं। और T20 का पहला मैच, जो हिस्ट्री का पहला मैच है काउंटी क्रिकेट का, वो कवर किया। उसके बाद कोई T20 मैच मैंने कवर नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया, ये भी क्रिकेट नहीं थी, ये भी माइकल होल्डिंग है, T20 कवर नहीं करते। Caught behind.